नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए कथा शिल्पी मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी हार्ले स्ट्रीट। अब मालती जोशी जी के बारे में आप लोगों से क्या कहूँ। वे एक साधारण सी घरेलू घटना को भी कहानी के ताने बाने में बुनकर और पेश कर देती हैं, और वो हमें लगता है जैसे वो हमारे घर की या हमारे आसपास की ही कोई कहानी या घटना है। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी हार्ले स्ट्रीट। मम्मी, ये हमारे शहर की हार्ले स्ट्रीट है। टैक्सी में बैठे बैठे बबलू बड़ी तत्परता से गाइड की भूमिका अदा कर रहा था। उसके शहर में मैं पहली बार आ रही थी ना। वो बड़े उत्साह से हर चौक, हर बाजार, हर इमारत का वर्णन कर रहा था। 22 घंटे के उस जानलेवा सफ़र के बाद मुझ में कुछ देखने सुनने का चाव नहीं रह गया था। फिर भी उसका मन रखने के लिए हाँ हूँ करती जा रही थी। उसी अंदाज में मैंने कहा, अच्छा तो ये हार्ले स्ट्रीट है, किसी अंग्रेज के नाम पर बनी होगी, है ना? ओफो मम्मी, तुम भी, उसने खींच कर कहा और चुप हो गया। उसकी वो मुद्रा मुझे एकदम उसका बचपन याद दिला गई। वो अक्सर खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाकर लौटता और घर में पांव देते ही धुआंधार कमेंट्री शुरू कर देता। उसके पापा तो प्रायः दौरे पर रहते थे, सामने पड़ जाती थी मैं। अब तो खैर दूरदर्शन की कृपा से मुझे काफ़ी क्रिकेट समझ में आने लगा है, LBW को छोड़कर। पर तब मुझे इसका क ख ग भी नहीं आता था। पर बबलू का मन रखने के लिए मैं पूछ लेती, तुमने कितने मेडन रन बनाए? या 10वें खिलाड़ी के आउट होते ही खेल क्यों रुक गया? अभी तो 11वां खिलाड़ी बाकी था। मेरे ये बेवकूफ़ी भरे जुमले उसके सारे उत्साह पर पानी फेर देते और वो खींच कर कहता, ओफो मम्मी, तुम भी बस। और वो चुप लगा जाता। इस समय भी वो गुमसुम सा खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं भी उसकी दृष्टि का अनुसरण करके सामने से गुजरती नेम प्लेट्स पढ़ती रही और एकाएक मुझे जैसे ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो गई। अरे, ये तो बड़ा मज़ेदार मोहल्ला है। क्या यहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर बसते हैं? तो इतनी देर से मैं आपको और क्या बता रहा था, बबलू झल्ला कर बोला। पर दूसरे क्षण अपने को संयत कर उसने सौम्य स्वर में पूछा, मम्मी, लंदन की प्रसिद्ध हार्ले स्ट्रीट का नाम सुना है? नहीं, इसी तरह की बस्ती है वो। वहाँ केवल क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स ही हैं। हमारा ये राजा राम रोड भी उसी की टक्कर का है। आप दुनिया की किसी बीमारी का नाम ले दीजिए, उसका स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद है। मैं तो इस मामले में बहुत ही लकी हूँ मम्मी। बस इस रोड के ख़त्म होते ही दाहिनी ओर अपनी कॉलोनी है। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी 5 मिनट के फासले पर। भगवान ना करे तुम्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़े, मैंने कहा, पर बबलू ने सुना नहीं। वो ड्राइवर को दिशा निर्देश देने में व्यस्त था और सचमुच 5 मिनट बाद टैक्सी घर के सामने खड़ी थी। मैंने तो सचमुच अंतर्मन से चाहा था कि उस तथाकथित हार्ले स्ट्रीट का कभी मुँह भी न देखना पड़े, पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है। मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा। एक सोमवार की सुबह 9 बजे अच्छा भला स्कूटर पर बैठकर गया हुआ लड़का 12 बजे अचानक टैक्सी में बैठकर लौटा, एकदम पस्त और निढाल सा। आते ही पेट पकड़कर बिस्तर पर लेट गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। उसके सिर और बालों पर हाथ फेरते हुए मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, स्कूटर कहाँ है, लंच लिया था, पुदीन हरा लोगे, और भी ना जाने क्या क्या। वो कुछ देर तक तो जब्त करता रहा, फिर एकदम फट पड़ा, मम्मी प्लीज़, मुझे शांति से पड़े रहने दो। थोड़ी देर के लिए मेरे हाल पर छोड़ दो। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कोई मर नहीं रहा हूँ, बट लीव मी अलोन। उसने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर मेरा मन कैसे मान जाता। उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं साफ झलक रही थीं। कुछ देर तक तो मैं असहाय बनी उसे पीड़ा से छटपटाता देखती रही, फिर धीरे से दरवाज़ा उड़का कर बाहर निकल आई। अपने आसपास नज़र दौड़ाई। अगल बगल के दोनों घरों में ताला था। दोनों ही घरों के पति पत्नी सुबह साथ ही काम पर निकलते थे और शाम को इकट्ठे लौटते थे। उन लोगों से मेरा परिचय भी नहीं हो पाया था। वैसे भी उन घरों में इस समय किसी पुरुष का होना असंभव था। सड़क के उस पार वाली बंगालिन का घर खुला दिखाई दिया तो मैं उधर चली गई। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि अपने खोकन को कुछ देर के लिए बबलू के पास भेज दें, मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। बबलू ने उस दिन ठीक ही कहा था। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी सचमुच 5 मिनट के फासले पर थी। कॉलोनी पार करते ही डॉक्टरों का वो प्रसिद्ध मोहल्ला शुरू हो गया था। मैंने पहले ही फाटक का रुख किया। आते जाते अक्सर उस बंगले पर नज़र पड़ जाती थी। कैसा भव्य वास्तुशिल्प था, कला और वैभव का संगम हो जैसे।
खूबसूरत लॉन हरियाली से भरपूर था और खुली जगह में कार एवं स्कूटर तरतीब से खड़े रहते थे। लोहे का मजबूत फाटक था जिसके भीतर एक दरबान मुस्तैदी से तैनात रहता था। कंपाउंड की दीवार के सहारे बड़ी सी नेम प्लेट थी जिस पर मेल ट्रेन के इंजन सा छोटा सा उनका नाम था, डॉक्टर राव, और नीचे अनगिनत डिब्बों सी डिग्रियों की लंबी कतार थी। फाटक के पास लगी चौकी पर दरबान अपनी पूरी आन बान के साथ बैठा था, पर उसने मेरी ओर झांका तक नहीं। उसी तन्मयता से बीड़ी पीता रहा। जैसे ही मैंने कुछ पूछना चाहा उसने उस ओर उंगली घुमा दी जहाँ रिसेप्शन का बोर्ड लगा था। मैं चुपचाप उस ओर चल दी। भीतर काउंटर नुमा टेबल के पीछे एक क्लर्क नुमा व्यक्ति बैठा था। डॉक्टर साहब हैं? मैंने अधीरता से पूछा। उत्तर में उसने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा मेरे आगे कर दिया। ये क्या है? नंबर है, यहाँ नंबर से काम होता है। इमरजेंसी हो तब भी? इमरजेंसी तो सभी को होती है, डॉक्टर के पास शौक से कौन आता है? उसकी दार्शनिकता के आगे मैंने हथियार डाल दिए और नंबर ले लिया। 50 रुपये। अब उसका स्वर यथार्थवादी था। 50? मैंने विस्मय से भरकर कहा। उसने मुझे अनसुना करके रजिस्टर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर लिया, पर उसकी हथेली अब भी काउंटर पर फैली हुई थी। मैंने चुपचाप उस पर 50 का नोट रख दिया। गनीमत थी कि घबराहट के बावजूद मैं पर्स लेना नहीं भूली थी। उसने एक नज़र नंबर पर डाली, मनी मन कुछ हिसाब लगाया और कहा, ऐसा कीजिए आप 8 सवा 8 तक आ जाइए। अरे तब तक कोई क्या करे? वही जो और लोग कर रहे हैं, इंतज़ार। और उसने उठकर एक दरवाज़ा धीरे से ठेल दिया। बड़े से हॉल में 7-8 सोफ़ा सेट्स करीने से लगे हुए थे। उन पर कुछ लोग बैठे, कुछ अर्धलेटे थे। कमरे में मध्यम प्रकाश था, पंखे चल रहे थे। मेज पर ढेरों अखबार और पत्रिकाएं थीं। हॉल के सिरे पर 2 सूचना पट्ट लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट की दिशा बता रहे थे। वो कुछ देर तक मेरे भीतर जाने की प्रतीक्षा करता रहा, फिर बोला, आप शायद लोकल ही हैं, तब तो अच्छा होगा आप अभी लौट जाएं और शाम को आएं। वही, लेकिन नंबर से आएं, चाहे कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। मैंने विद्रूप किया। कैसी इमरजेंसी मैडम? आप घर से अकेली आई हैं और अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर मुझसे अच्छी खासी बहस कर रही हैं। 7-8 बजे तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन श्रीमान जी, बीमार मैं नहीं, मेरा बच्चा है और मैं डॉक्टर साहब को लेने आई हूँ। तो आप बच्चे को यहाँ ले आइए ना, डॉक्टर साहब तो कहीं जाते नहीं हैं। तो ये आपको पहले बताना था। आप पूछेंगी तभी तो बताऊँगा। इस समय मिलवाना तो नामुमकिन है। इस समय तो वे सिविल अस्पताल में होंगे, 2 बजे लौटते हैं, 4 बजे से पेशेंट्स देखना शुरू करते हैं। मैं विस्मय से उसे देखती रह गई। बड़ी देर बाद मेरे मुंह से फूटा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? अब तो रजिस्टर में भी नाम चढ़ चुका है। आप ऐसा कीजिए, 4 बजे आ जाइए, मैं आपको पहले नंबर पर दिखा दूंगा, लोगों का गुस्सा झेल लूँगा। आप मेरे पैसे वापस कीजिए। ओफो, आप तो जिद कर रही हैं। आप कल सुबह आ जाइए, नए हिसाब में आपकी फ़ीस एडजस्ट कर लूँगा, पर प्लीज़ अभी तो पीछा छोड़िए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। दूसरे पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। गुस्से में तमतमाते हुए मैं बाहर निकली तो एक सज्जन से टकराते टकराते बची। साथ वाला बंगला उतना शानदार तो नहीं था, पर भीड़ वहाँ भी खासी थी। दंदनाते हुए मैं सीधे रिसेप्शन में घुस गई और सवाल दाग दिया, डॉक्टर साहब बंगले में हैं? बिल्कुल हैं। विजिट्स पर जाते हैं? ज़रूरत होती है तभी जाते हैं। तो अब बताइए आपकी फ़ीस क्या है? रिसेप्शनिस्ट धीरे से मुस्कुरा दी। ये तो मैंने अब गौर किया कि वो एक सुंदर सी लड़की है। मुझे बैठने के लिए कुर्सी देते हुए उसने मिश्री घुले स्वर में पूछा, आंटी पड़ोस के बंगले से आ रही हैं? शीतल मंद बयार सा वो स्वर, वो हंसी मेरे तन मन को सहला गई और मेरा पारा एकदम नीचे आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पड़ोस से आ रही हूँ? रोज ही का किस्सा तो है। लोग बाग डिग्रियां देखकर धोखा खा जाते हैं और बाद में रोते हुए यहाँ आते हैं। ये तो उन्हें बाद में पता चलता है कि डॉक्टर के लिए देशी विदेशी डिग्रियों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंसानियत। खैर, आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत तकलीफ़ है। एक्सरे करवाया और टट्टी पेशाब की जांच भी? लेकिन दर्द तो आज ही उठा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए आंटी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, इसलिए बताती हूँ। आप पहले ये टेस्ट करवा लें, आपकी एक बार की फ़ीस बच जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब से जब भी मिलेंगी वो यही कहते हैं कि आपकी कोई स्पेशल पहचान हो तो यहाँ करवाइए, नहीं तो ये 2 कार्ड्स मैं दे रही हूँ। उसने मुझे 2 कार्ड्स थमा दिए। उसका धन्यवाद करके मैं फिर सड़क पर आ गई थी।
मेरे चेहरे पर बेचारगी कुछ ज़्यादा ही झलक रही होगी, तभी तो उस जरा सी छोकरी को मुझ पर दया आ गई और शायद इसीलिए एक अपरिचित व्यक्ति ने अपना स्कूटर रोककर पूछा, मे आई हेल्प यू? मैं शंकित दृष्टि से उसे घूरने लगी तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, जान पहचान ना होते हुए भी मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, पर अभी चंद मिनट पहले आप डॉक्टर राव के बंगले पर मुझसे टकराई थीं और अब मैं आपको डॉक्टर मेहता के यहाँ से निकलते देख रहा हूँ, इसी से पूछ लिया। बड़ी परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है? उस अनजान शहर में एक अपरिचित सहानुभूति मुझे भीतर तक उद्वेलित कर गई। भरे हुए कंठ से मैंने कहा, दरअसल मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आप इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ी हैं? दे आर बिग बॉसेस, पैसे के पुजारी हैं ये लोग। पैदल जाएंगी तो उनका दरबान तक आपको सलाम नहीं करेगा। आप तो मिसेस प्रधान के पास जाइए, वेरी गुड लेडी, अपने काम में बहुत होशियार भी। बस यहाँ से 5वां बंगला है, पीले रंग का। मेरे अस्फुट से धन्यवाद को लेकर वो फरिश्ता चला गया और मैं बंगलों की गिनती पूरी करने लगी। 1 2 3 4 5। आम की घनी छाया में खड़ा छोटा सा 2 मंजिला मकान था वो। उसे बंगला कहना मन को बहलाना ही था। खासकर पास पड़ोस के शानदार बंगलों की तुलना में उसका अस्तित्व बहुत ही बौना लग रहा था, पर वहाँ सर्वत्र एक घरेलूपन व्याप्त था जिससे मेरी घबराहट काफ़ी कम हो गई। रिसेप्शन जैसी कोई टीम टाम भी वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने बड़े आश्वस्त भाव से दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा एक श्वेत वसना आया ने खोला। मुझे सिर से पांव तक देखने के बाद बोली, अब भी तो डिस्पेंसरी बंद है, 4 बजे को आना। उसने मेरा असमंजस भांप लिया। पूछा, अर्जेंट केस है? कावेरी, किससे बात कर रही हो? भीतर से आवाज़ आई। मैंने एकदम स्वर में आजिजी भरकर कहा, देखो मैडम से कहना अभी ना आ सकें तो कुछ दवाई ही दे दें, बच्चा दर्द से तड़प रहा है। वो भीतर गई और कुछ ही देर में अपनी मालकिन के साथ लौटी। नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उस स्मार्ट सी महिला ने कहा, हाँ जल्दी से बताइए क्या तकलीफ़ है? भीतर लंच पर सब वेट कर रहे हैं। जी पेट में दर्द है। कब से? आज सुबह ही उठा है। मरोड़ उठती है? मोशन हुआ? शकुन, भीतर से आवाज़ आई, जल्दी चलो भाई, आ रहे हैं, ज़रा केस तो देख लें, इन्हें तो ज़रा सब्र नहीं होता। कहते हुए उन्होंने पैड से एक पन्ना फाड़ा और बोली, गोली लिख देती हूँ, आराम ना हो तो 4 बजे ले आइएगा। हाँ, नाम क्या बताया आपने? मैंने बबलू का नाम बताया। उम्र? 26। अरे सीधे से कहिए ना, 2 साल, 2.25 साल। इतने बड़े बच्चे की उम्र कोई महीने में बताता है? महीने नहीं जी, 26 साल। क्या? उन्होंने पेन फेंक दिया और मुझे घूरने लगीं। देखते देखते उनका सांवला सलोना चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। रोष से तमतमाई आवाज़ में वे बोलीं, मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिली थी? इसमें मजाक की क्या बात है? एक सज्जन ने आपका पता बताया था इसलिए चली आई। किसी के पता बता देने से क्या होता है? आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, कम से कम बोर्ड तो पढ़ सकती थीं। और उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड मेरे सामने रख दिया। बाईं ओर बड़े बड़े नीले अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था, डॉक्टर शकुंतला प्रधान, बाल रोग विशेषज्ञ। मुझे उनके गुस्से का कारण अब साफ समझ में आ रहा था। साथ ही उन सज्जन पर भी ताव आ रहा था जिन्होंने यहाँ का पता दिया था, पर गलती शायद मेरी ही थी। पता नहीं क्यों बच्चे मेरे लिए अब तक बच्चे ही बने हुए हैं, जबकि नीलू तो कई बार चिढ़ती भी है कि मम्मी अब मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, अब तो बाज आइए। एक बार फिर मैं सड़क पर आ गई थी। पहले तो मैंने डॉक्टर प्रधान का बोर्ड सावधानी से पढ़ा, हालांकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। साफ लिखा था, डॉक्टर मुकेश प्रधान, गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर शकुंतला प्रधान, पीडियाट्रिस्ट। हालांकि ये सच है कि जाते हुए भी ये बोर्ड में पढ़ लेती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीडियाट्रिस्ट का मतलब तो मैंने भीतर जाकर ही जाना था, क्योंकि जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब इन लोगों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहने का रिवाज था। खैर, इसके बाद मैंने सड़क के दोनों ओर लगी नेम प्लेट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सच, दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं था जिसका स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद नहीं था। यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, गायनोकोलॉजिस्ट थे तो इफरात से थे, ऑप्थमोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, ऑर्थोपीडिक्स वाले थे। एक बोर्ड साइकियाट्रिस्ट का भी देखा। इस शब्द का ना तो मुझे कभी ठीक से उच्चारण करना आया, ना स्पेलिंग ही याद हो सकी। गरज ये कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर से शुरू होने वाली बीमारियों के विशेषज्ञ वहाँ थे, पर एक भी बोर्ड ऐसा नहीं था जो दावे के साथ कहता कि बबलू का पेट दर्द मैं ठीक कर दूंगा।
सच वे सुनहरे दिन कहाँ चले गए जब आदमी निसंकोच अपनी सर्दी, खांसी, फोड़े, फुंसी, कब्ज, दस्त के इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता था। अब तो डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी विशेष रोग का लेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई हाथ ही नहीं डालता। छोटी मोटी मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का तो अब जमाना ही नहीं रहा। विचारों की रौ में बहते हुए, नानाविध नेम प्लेटों को पढ़ते हुए मैं चौराहे तक कब पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। आती जाती गाड़ियों की आवाज़ों ने मुझे होश दिलाया कि मैं बाजार के मुहाने पर खड़ी हूँ। मुझे याद आया कि मेरे शहर में तो हर बड़ी बिल्डिंग के निचले तल्ले में 8-10 दुकानों की एक लाइन होती है। उनमें एक डेयरी, एक किराना स्टोर, एक सैलून, एक टेलरिंग शॉप होती है और साथ ही एक आध डॉक्टर की दुकान भी होती है। कड़ी धूप से बचने के लिए आंखों पर हथेलियों की छाया करके मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। बाईं ओर कुछ दूर पर एक रेड क्रॉस धूप में चमकता नजर आया। नाम तो मैं उतनी दूर से नहीं पढ़ पाई, पर रेड क्रॉस को पहचानने में मैंने भूल नहीं की। अगल बगल से गुजरती बसों, स्कूटरों से अपने को बचाती मैं वहाँ पहुँच ही गई। यहाँ भी ठीक वही नक्शा था। एक जनरल स्टोर, एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान, एक ब्यूटी पार्लर, एक मेडिकल शॉप और बगल में डॉक्टर बसंती लाल। पर हाय रे दुर्भाग्य, डॉक्टर साहब बंद दरवाजे के पास खड़े ताले चाबी से जूझ रहे थे। डॉक्टर साहब, आप दुकान खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं? मैंने हिम्मत की। वे एकदम चौंके, पर दूसरे क्षण अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, वैसे तो मैं बंद ही कर रहा था, पर आपके लिए खोल भी सकता हूँ। क्या घर चल सकते हैं? क्यों? मेरे बेटे को तकलीफ़ है। नाम मनोज भार्गव, उम्र 26 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट 8 इंच, द ब्लू हेवंस कंपनी में सेल्स मैनेजर। अरे अरे बहन जी, ये सब हुलिया क्यों बता रही हैं? मैं डॉक्टर हूँ, पुलिस वाला नहीं। तकलीफ़ बताइए क्या है? पेट दर्द से बेहाल है। चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ देर असमंजस में खड़ी रही। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैंने संकोच में भर कर कहा, अब तो आपको ही मुझको लेकर चलना होगा। पिछले 1 घंटे से मैं इतना भटकी हूँ कि रास्ता ही नहीं याद रहा। कोई बात नहीं, पता तो याद है ना, आइए। मैं निश्चिंत होकर उनके स्कूटर पर बैठ गई। दूसरा चारा ही नहीं था। कॉलोनी में आने के बाद ही अपने घर का अता पता बता सकी। घर पर आकर देखा, बबलू अब भी उसी तरह पस्त पड़ा हुआ था। चेहरे पर थकान तो थी, पर दर्द शायद कम हो गया था, क्योंकि हम लोगों को देखते ही वो उठ बैठा था और मुस्कुराया भी था। तुम कहाँ चली गई थी मम्मी? उसने पूछा। डॉक्टर साहब को लिवाने। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने उसके सिरहाने से इनोज, पुदीनहरा और पचनौल की गोलियां उठाते हुए कहा। तब तक डॉक्टर साहब ने अपना बैग खोल दिया था और बबलू को लिटाकर उसके पेट थपथपाते हुए बोले, सुबह क्या खाया था बरखुरदार? जी, गाजर का हलवा और मठरी। और कल रात को सिर्फ कढ़ी भात खाया था, पर कल रविवार का दिन था ना, दोपहर को दाल बाफलों का प्रोग्राम था, साथ में चूरमे के लड्डू और पुलाव। डॉक्टर साहब का चेहरा गंभीर हो चला था। परसों क्या खाया था बताऊं? सुबह मटर की कचौड़ी, रात में कटहल के कोफ्ते और मीठे चावल। और उससे पहले वाले दिन? बस बस बस, डॉक्टर साहब उसे रोकते हुए बोले, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है और तुम ये सब खाए बैठे हो। तभी तो। देखो बेटे, मुझे मालूम है कि शादियों का सीजन चल रहा है, ये भी मानता हूँ कि तुम जवान आदमी हो, पर बेटे देयर इज़ लिमिट। माल पर आया है, पर पेट तो अपना है। नहीं अंकल, डॉक्टर साहब की आत्मीयता ने उन्हें अंकल बना दिया। माल भी अपना ही है, 100% अपना। जब अपना है तो इत्मीनान से खाओ ना, एक ही दिन में सब हजम करने पर क्यों तुले हो? ये हमारी पूज्य माता जी से पूछिए। उनकी सवालिया नज़रों से बचने के लिए मैं किचन में चली गई। बबलू ठीक कह रहा था, गलती मेरी ही थी, पर मैं भी क्या करूं? उसे सुबह शाम ब्रेड ऑमलेट और कॉर्नफ्लेक्स पर गुजारा करते देख मेरी ममता का बांध फूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से तो महीने भर को घर राम सेवक को सौंप कर मैं यहाँ आई थी। उतने थोड़े से समय में ही सारी कसर निकालने का मेरा इरादा था। वैसे भी साल भर से बबलू के पापा के लिए फीकी चाय, उबली सब्जियां और चोकर के आटे की रोटियां बना बनाकर मैं बोर हो गई थी। यहाँ आते ही जैसे मेरी पाक कला के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए थे। मुझ पर एक तरह से कुकिंग का दौरा पड़ गया था। इतने आत्मचिंतन के बाद भी जब मैं बाहर लौटी तो मेरे हाथ में गाजर के हलवे की प्लेट थी, पर वो डॉक्टर साहब के लिए थी। पहले तो बेचारे नानुकुर करते रहे, फिर मेरे अनुरोध को बहुत देर टाल नहीं सके। तृप्त भाव से खाली प्लेट लौटाते हुए बोले, बहन जी, अब ये खाने खिलाने का शगल जरा कम कीजिए। अब वैसे खवैये कहाँ रहे हैं? शहर की ज़िंदगी है, 2 फरलांग तो कोई पैदल चलता नहीं, हजम कहाँ से होगा?
डॉक्टर साहब, आपकी फ़ीस? फ़ीस? वैसे घर आने की 25 लेता हूँ, आप 20 ही दे दीजिए, उन्होंने सौजन्य दर्शाया। वाह, 20 क्यों, फ़ीस तो आप पूरी लीजिए। पर यह बताइए, आप जैसे देवता आदमी उतनी दूर दुकान खोल कर क्यों बैठे हैं? हमारे इस राजाराम रोड पर क्यों नहीं आ जाते? अरे बहन जी, मैं इस लोकेलिटी में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता हूँ। पर आप अपनी बताइए, आप इस कॉलोनी में कैसे आ गईं? बबलू के कारण। आपको बताया था ना कि वो ब्लू हेवेंस में सेल्स मैनेजर है। ये क्वार्टर कंपनी का ही दिया हुआ है। ओह आई सी, उन्होंने कहा और उठकर बबलू से हाथ मिलाया। फिर बैग उठाकर चलते हुए बोले, वैसे गोलियां वगैरह तो लिखी दी हैं, पर आप एक काम और कीजिए बहन जी। एक तो ये कि आप इसे बबलू कहना छोड़िए। अच्छा खासा जवान पट्ठा है और आप इसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। और फिर इसके लिए एक अच्छी सी बहू लाइए जो इसे ऑमलेट और ब्रेड से छुटकारा दिला सके। तो अब मुझे एक बहू की तलाश है। कृपया वधू पिता नोट करें। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई एक सुंदर कहानी, हॉर्ले स्ट्रीट। आशा है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।